नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तैयारियां तेज हो गई हैं और पीएम मोदी को शिलान्यास का निमंत्रण मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष से मिले चंपत राय। नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण कार्य, चंदे की रकम का ब्यौरा दिया गया है और प्रधानमंत्री तय करेंगे शिलान्यास की तारीख। सूत्रों के हवाले से बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह है, राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास की तैयारियां तेज हो गई हैं और कमल नयन दास जी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं नृत्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष से चंपत राय मिले हैं और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। चंदे की रकम का ब्यौरा चंपत राय ने उन्हें दिया है और प्रधानमंत्री तय करेंगे कि शिलान्यास की तारीख क्या होगी। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के हाथों ही शिलान्यास करवाने की जो उसका निमंत्रण है वो दिया गया। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है शिलान्यास को लेकर? जी उदयस, अगर बात करें तो चंपत राय दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूर्व सलाहकार रहे, प्रधान सलाहकार प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे मुलाकात की है। और राम मंदिर ट्रस्ट में अब तक जितने भी पैसे आए हैं, इसके साथ साथ ट्रस्ट ने जो अब वहाँ पे खुदाई के कार्य करवाया है, कितना कामकाज आगे बढ़ा है, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसका शिलान्यास करें और वही जो है यहाँ जब अयोध्या पहुँचे और अयोध्या पहुँच के शिलान्यास करें। तो इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जो हमें सूत्र के अनुसार जानकारी मिले वो ये है कि एक निमंत्रण पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वो जिस तारीख को मुनासिब समझे उस तारीख को वो अपने जो है कार्यक्रम में समय निकाल कर अयोध्या आने का जो है कष्ट करें, जिसके बाद उन्हीं के हाथों से शिलान्यास कराया जा सके। इस पर प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी कोई तारीख नहीं दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसे ही कोई तारीख दी जाएगी उसके बाद फिर शिलान्यास की तैयारियां की जाएगी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट क्षेत्र की तरफ से। उसके बाद फिर तिथि जो है जो प्रधानमंत्री देंगे अपनी तरफ से, उसी तिथि को शिलान्यास के लिए जो है रखा जाएगा और तभी शिलान्यास किया जाएगा। बिल्कुल। और अविनाश, जिस तरीके से चंपत राय की मुलाकात नृपेंद्र मिश्रा से हुई है, तमाम जो चंदे आए हैं उसका भी ब्यौरा दिया गया है और क्या क्या कवायदें इस दौर में चल रही हैं, क्योंकि जो पहले चरण का काम था वो पूरा हो गया है और कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 साल में प्रथम तल तैयार भी कर लिया जाएगा। मतलब बहुत तेजी से काम होना है। ऐसे में शिलान्यास की जो तारीख है वो जल्दी ही रखी जाएगी। जी बिल्कुल अध्यक्ष, अगर बात करें तो जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली वो यही है कि निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो नृपेंद्र मिश्रा हैं, यानी कि उन्हीं की देखरेख में पूरे मंदिर का निर्माण होना है। लेकिन जो बोर्ड बनाया गया, जो ट्रस्ट बनाया गया, उसके महासचिव चंपत राय हैं। तो दोनों ने बैठकर बैठक की है जिसमें बातचीत हुई है किस तरीके से निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से कार्य का स्वरूप होगा, इसके अलावा अब तक कितने चंदे आए हैं, आगे किस तरीके से पैसे की जरूरत होगी और उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। इन तमाम सारे मसलों पर दोनों लोगों ने बैठकर बातचीत की है। अब प्रधानमंत्री जैसे ही शिलान्यास की से कोई तिथि देते हैं, उसके बाद शिलान्यास करके कार्यक्रम का जो है औपचारिक शुरुआत हो जाएगी राम मंदिर निर्माण बनने के लिए। कहा यह जा रहा है कि जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि 2022 तक कवायद है कि इसको कंप्लीट कराया जा सके, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो उस टाइम जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो खुद अयोध्या है और वहीं पर राम जन्मभूमि का है और वहीं पे मंदिर बनना है, तो इसीलिए चुनाव से पहले कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले निर्माण हो जाए। लेकिन बहरहाल अभी जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री कब अपना वक्त देखते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय तो जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री ने अभी कोई वक्त इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण काल चल रहा है, प्रधानमंत्री की पूरा फोकस संक्रमण काल को लेकर है कि किस तरीके से कोरोना के संकट को कम किया जाए। इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से इस तिथि की पुष्टि होती है, यानी कि प्रधानमंत्री कब शिलान्यास के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद ही औपचारिक रूप से कुछ आगे इस पे कहा जा सकेगा कि डेडलाइन क्या होगी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शिलान्यास के साथ ही डेडलाइन तय कर दी जाएगी, यानी कि जब शिलान्यास होगा तभी बता दिया जाएगा कितने दिनों में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल अविनाश, और एक चीज़ और भी है कि
जब अस्थाई मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला को शिफ्ट करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ही वो पूजा अर्चना की थी और अपने हाथों में रामलला को लेकर वो अस्थाई मंदिर में लेकर पहुंचे थे। उस पर बहुत सवाल उठाए गए कि जिस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए उस वक्त में मुख्यमंत्री खुद ऐसे कार्यक्रम में पहुंच गए जहां भीड़ भाड़ थी, तो राजनीति होने की भी पूरी आशंका है। ऐसे में प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए वक्त देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी संशय है क्या? देखिए, अगर बात करें राजनीति की तो राजनीति तो होगी। प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि चाहे कोरोना का संक्रमण काल खत्म होगा, अगर उसके बाद भी जाएंगे तब भी राजनीति होगी, क्योंकि कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इस तरीके से प्रधानमंत्री को शिलान्यास के लिए नहीं पहुंचना चाहिए। तमाम लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से निमंत्रण स्वीकार किया है, इसीलिए इसमें संशय नहीं रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए ना जाए। अगर प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए अगर व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर से बात है कि जो पूरी गुंजाइश है वो वर्चुअल तरीके से, यानी कि दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर किसी अन्य माध्यम के जरिए अयोध्या में शिलान्यास कर सकते हैं। इसकी भी एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से बात करें तो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं खासतौर से वो भी लगातार, महंत नृत्य गोपाल दास, वो भी लगातार प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो आए और शिलान्यास करें। इसके साथ साथ जो बिल्कुल अविनाश हमारे साथ बने रहिए, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अयोध्या में भी हलचल तेज हो गई है, राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। उससे पहले जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर स्थित भगवान शशांक शेखर की आराधना और अनुष्ठान हुआ। माना जा रहा है कि ये पूजा अर्चना भगवान राम के गर्भगृह से अस्थाई मंदिर में आने के बाद की एक कड़ी है। संतों का कहना है कि कितना भी तप करो, लेकिन जब तक भगवान शिव की आराधना नहीं होती तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे, कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ, तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक शेखर शिव का आज हम लोग अभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे? अभी समय निश्चित नहीं है, जल्दी जल्दी। तो अयोध्या में कुबेर टीले पर विराजमान भगवान शिव यानी कि शशांक शेखर की पूजा अर्चना की गई। राम मंदिर के लिए जो भूमि है उसका समतलीकरण पूरा हो चुका है, ये पहले बीपी गंगा आपको बता चुका है। राम मंदिर के लिए 70 एकड़ भूमि का समतलीकरण हो चुका है और L&T ने बेस स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है। L&T के श्रमिक इसी हफ्ते अयोध्या पहुंच जाएंगे। जो स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, सभी बेस स्ट्रक्चर तैयार करने में करीब 6 महीना लगने का अनुमान है और मंदिर का भार सहने के लिए गहराई का परीक्षण किया जा रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण की निगरानी करेगा। राम मंदिर के निर्माण का काम तेज किया जा रहा है अयोध्या में। इसके लिए बाकायदा श्री राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और उसके साथ ही साथ भक्तों के लिए भगवान के दरवाजे खुल गए हैं। लॉकडाउन में छूट और अनलॉक का विस्तार मंदिरों तक होते ही अयोध्या में हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। मंदिरों को भक्तों के दर्शन के लिए तैयार कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी में बाकायदा सैनिटाइजेशन किया गया। जन्मभूमि हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वरनाथ, जयेश्वरनाथ, देवकाली ऐसे अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिर है जहां भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हनुमानगढ़ी सीढ़ी पे देखिएगा गोले बनाए गए हैं। उसके बाद जो भी भक्त आएंगे वो मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे एवं सैनिटाइज की व्यवस्था है हर एक मठ मंदिर में। हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन सभी जो प्रमुख मंदिर हैं वहां सैनिटाइज की व्यवस्था किया गया है। साफ सफाई के खास इंतजाम करने के साथ ही भक्तों के लिए कई गाइडलाइन तय की गई हैं, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों की मंशा के मुताबिक है। देखिए, ये पूरा निर्देश राज्य सरकार, केंद्र सरकार का है कि कोरोना से बचते हुए और दर्शन करें। मंदिर सब खुल चुके हैं, मंदिर में दर्शन शुरू हो गया है। रामलला का भी दर्शन इसी प्रकार से हो रहा है कि कोरोना के ध्यान में रखते हुए दूरी बना करके
और दर्शन करने जा रहे हैं, और जितने भी लोग जा रहे हैं उनके लिए पूरी दर्शन की सुविधा है। और यह भी साथ साथ है कि किसी प्रकार के एक दूसरे से दूरी बना करके रहें, और दूरी बना करके जा रहे हैं। शहर के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थानों पर भी इसी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे प्रतीक्षित राम मंदिर के लिए भी कवायद तेज हो गई है। एक तरफ जहां मैदान को बराबर करने का काम पूरा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोमवार को कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया। राम मंदिर के निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। पहले चरण में मैदान को बराबर करना था। इसके अलावा 70 एकड़ के समतलीकरण के साथ मंदिर के लिए जहां स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो जमीन कितनी गहराई पर मंदिर का भार सहन करने की स्थिति में रहेगी, इसके लिए स्वाइन परीक्षण का काम पूरा हो गया है। L&T कंपनी ने स्वाइन परीक्षण कर लगभग ये तय कर लिया है कि राम मंदिर का बेस स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बुनियाद को जमीन के कितने अंदर तक ले जाना है। अब आगे का काम इसी हफ्ते L&T के ट्रेंड श्रमिक आगे बढ़ाएंगे, जो इसी हफ्ते अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। हमारे साथ ऋषि गुप्ता बने हुए हैं। ऋषि, जिस तरीके से प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है, अब फिलहाल क्या अयोध्या में कवायदें चल रही हैं? प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए क्या कोई तिथि भी निर्धारित की गई, डेट निर्धारित की गई संतों की तरफ से? ये आपको बता दें उदय जी, जो राम से आगाज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था, जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के उत्तराधिकारी कमांडेंट जी ने उसका रुद्राभिषेक किया है। ये रुद्राभिषेक इसलिए किया गया है, उसका रुद्राभिषेक किया है। ये रुद्राभिषेक इसलिए किया गया है कि राम मंदिर में कोई बाधा ना आए, इसको लेकर के। बिल्कुल ऋषि से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जैसा कि ऋषि ने बताया कि शशांक शेखर भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक किया गया आज, वो इसलिए किया गया ताकि मंदिर निर्माण के कार्य में कोई बाधा ना आए। और देखिए, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन हो चुका है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश भी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। यही वो कैंप कार्यालय है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुबेर टीले पर विराजमान भगवान शिव यानी कि शशांक शेखर का आज पूजन हुआ है। राम मंदिर के समतलीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अपनी बात पूरी करिए आप। ऋषि, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी सर, जी सर। आप बात अपनी पूरी कीजिए आप। जी, आपको बता दें, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था, जो कमांडेंट उन्होंने रुद्राभिषेक को करने का किया। उन्होंने 11 लीटर के दूध से रुद्राभिषेक किया कि राम मंदिर की जो बाधाएं उसको बाधाएं लेकर के उन्होंने रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कहा कि समतलीकरण का काम जो है वो पूरी तरह से हो रहा है और डील काटे जा रहे हैं। राम मंदिर जो कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द निर्माण का। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़ने के लिए। अविनाश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्रमिक तौर पर चीज़ें चल रही हैं। समतलीकरण का काम हो चुका है, भगवान शशांक शेखर की आराधना भी कर दी गई, और जैसा कि कमल नयन दास ने कहा कि जीर्ण शीर्ण मंदिर था, मतलब राम मंदिर के साथ ही साथ जो शशांक शेखर का मंदिर है वो भी भव्य बनेगा। इस बात से कम ये अंदाजा भी लगता है। जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो राम मंदिर को बिल्कुल भव्य बनाने की इसकी तैयारी है। इसको न सिर्फ धार्मिक आधार पे बल्कि पर्यटन के आधार पे भी काफ़ी ज़्यादा विकसित करने की तैयारी है, क्योंकि ऐसा मानना है भारत सरकार का और खुद निर्माण क्षेत्र के जो तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी यही मानना है कि अयोध्या पूरे देश भर की नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए एक धार्मिक प्रतीक होगी। और काफ़ी लोग जो है वहाँ पर पर्यटन के लिए जाएंगे, दर्शन के लिए जाएंगे, अयोध्या घूमने जाएंगे। तो ऐसे में इसका विकास ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व भर में इसको लोग अलौकिकता से देखें, यानी कि पूरे विश्व भर के लोग अयोध्या पहुंचे, उनके अंदर कौतूहलता हो कि वो अयोध्या जाएं और भगवान राम के दर्शन करें। तो इस तरीके से भव्य मंदिर के निर्माण किया जाना है। इसके साथ साथ वहाँ पे और भी तमाम चीज़ें ऐसी है जो पर्यटन के क्षेत्र के लिहाज से विकसित की जानी है। उसको लेकर भी मंत्रणा हो रही है कि किस तरीके से वहाँ पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया सकता था। तो जाहिर तौर से बात है, तमाम सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जिससे कि पूरे विश्व में एक राम की जो छवि है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी।
बिल्कुल अविनाश, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो खबर आई कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से शिलान्यास की तारीख तय होगी, इसके अलावा और क्या क्या कवायदे चल रही हैं कि तेजी से काम पूरा हो, क्योंकि 2022 का जो साल है उसको इस पूरे परिदृश्य में बड़े सेंटर में रखा गया है कि तब तक पहला तल पूरा हो जाए। जी बिल्कुल, और अगर बात करें तो 2022 को ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि उस साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो निर्माण समिति से लोग जुड़े हुए हैं और खासतौर से अगर इसका बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही गृह मंत्रालय ने अगर बात करें तो ये तमाम सारी जो समिति है उसका गठन किया है। तो जाहिर तौर पर बात है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेंगे 2022 के चुनाव में फिर से यूपी जीतने के लिए। ऐसे में हालांकि ये नहीं कहा जाएगा, कोई स्पष्ट तौर पर ये सामने आकर नहीं कहेगा कि 2022 तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा या मंदिर का अयोध्या राम मंदिर निर्माण का यूपी विधानसभा चुनाव से कोई ताल्लुकात रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश रहेगी कि 2022 तक अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पे राम मंदिर निर्माण के कुछ कार्य पूरे हो जाए जिससे कि जो दर्शन वगैरह है वो उसी स्थल पे शुरू हो जा सके, जिससे कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा सके। बहरहाल इन तमाम सारी चीज़ों पे मंत्रणा चल रही है और कैसे भव्य बनाया जाए इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। जब चंपत राय दिल्ली पहुँचे हैं तो उन्होंने बातचीत की नृपेंद्र मिश्रा से कि कैसे आगे कार्य बढ़ाया जाए और तेज़ी से कार्य बढ़ाया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है कि जो कार सेवक मारे गए हैं उनकी स्मृति में भी कोई ना कोई बिल्कुल तमाम चीजें हैं। शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई है। भर्ती पर स्टे के खिलाफ सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की थी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई है। भर्ती पर स्टे के खिलाफ होगी सुनवाई। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या है ये पूरा मामला? अब देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो आंसर की है उसको हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चैलेंज किया गया था और उसी के आधार पर जो अभ्यर्थी पक्ष के वकील थे उनकी दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने 3 जून को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। यानी 8 मई के बाद आंसर की जारी होने से लेकर उसके बाद तक की जितनी प्रक्रिया थी उस सब पर रोक लगा दी गई थी। 3 जून ही वो दिन भी था जब इसकी काउंसलिंग शुरू हुई थी एक तरफ और दूसरी तरफ रोक लगा दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार जो है उसने डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती दी है, विशेष अपील दाखिल की है इस मामले में, जिसे लेकर 8 जून को एक सुनवाई हुई। 8 जून को सरकार का पक्ष सुनने के बाद जो कोर्ट है उसने एक ऑर्डर रिजर्व किया और साथ में जो अभ्यर्थी पक्ष है उसके वकीलों को अवसर दिया था कि वो 9 जून यानी कल तक अपनी रिटर्न सबमिशन फाइल करेंगे। वो फाइल कर दिया गया और आज अब इस पर सुनवाई होगी। संभव है कि जो कोर्ट ने आज जो ऑर्डर रिजर्व किया था उसको आज जारी कर देगी और देखना होगा कि जो स्टे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लगाया था इस भर्ती पर, काउंसलिंग पर, वो आगे बरकरार रहता है या उसमें किसी तरह की राहत मिलती है सरकार को। ये तो अब कोर्ट का आने वाला फैसला ही बताएगा। अभ्यर्थियों की, लाखों अभ्यर्थियों की इस हियरिंग पर, सुनवाई पर निगाह टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट अब आज क्या फैसला देता है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य सरकार ने जो विशेष अपील दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई होगी और अब इंतजार इसी बात का है कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है और उसके बाद आगे की कवायद बढ़ेगी। और बड़ी खबर हापुड़ से भी है, जहां पर बेरहमी से एक युवक की हत्या कर दी गई। दबंग ने फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में वारदात हुई। आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ देहात के गौंदी गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ देहात के गौंदी गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। दबंग ने फावड़े से काटकर युवक की हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये बताया जा रहा है। आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ देहात के गौंदी गांव का ये पूरा मामला है। तुम क्या कर रहे हो यार? क्यों क्या कर रखा है तुमने?
बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, लंबे वक्त से रंजिश चली आ रही थी, लेकिन इसी रंजिश में एक युवक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हापुड़ की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो बगल गांव सलाई के पप्पू हैं वो मिले हैं और उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ। तो यहीं पर एक फावड़ा रखा हुआ था जिससे फावड़े से उन्हें सिर पर उनके प्रहार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पहुंच गई है और जो भी इसमें वांछित कार्रवाई है वो कराई जा रही है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो आरोपी है उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेहद सनसनीखेज वारदात हापुड़ में हुई है जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई और अब पुलिस आरोपी को तलाश रही है। आरोपी को तलाशने के लिए टीमें बना दी गई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द युवक को गिरफ्तार कर लिया जाए। गाजियाबाद में हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीर सामने आई। यहां पर फ्री में शराब न देने पर शराबी ने हंगामा कर दिया। वो शराब की दुकान पर ईंट फेंकने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नए बस अड्डे के पास का ये पूरा मामला है। तो आप देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जो शराबी है नए बस अड्डे के बाद काफी देर तक हंगामा करता रहा। हालांकि जब यह हंगामा हुआ तो मौके पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने इसे पकड़ा। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर फ्री में शराब न देने पर शराबी ने हंगामा किया। वो शराब की दुकान पर ईंट फेंकने लगा, उसे शराब फ्री में चाहिए थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया। नए बस अड्डे के पास की ये पूरी तस्वीर है, पूरी घटना है। लॉकडाउन में इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल हो गए। कानपुर के जू प्रबंधन को जानवरों के लिए 2 महीने में लॉकडाउन में खाने का प्रबंध करने के लिए जू प्रशासन को 50 लाख से ज्यादा का कर्ज लेना पड़ गया। लॉकडाउन के दौर में जब इंसान को घरों में कैद किया गया तो वो खुद को जू की तरह देखने लगा, लेकिन जू में पड़े जानवरों की तकलीफों का अंदाज़ा लगाना उसके लिए तब भी मुश्किल रहा। कानपुर जू में कैद जानवरों को तो पता भी नहीं रहा होगा कि इंसानों की दुनिया में चल रहा लॉकडाउन क्या बला है। और अच्छी बात ये रही कि जू प्रशासन ने भी उनके लिए इंतजामों में कोई कमी नहीं की। इसकी वजह से उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि दुनिया में कोई महामारी ऐसी भी आई है जो उनके पेट पर भारी पड़ रही है। कानपुर चिड़ियाघर में प्रशासन ने 2 महीनों के भीतर कर्ज लेकर यहां मौजूद जानवरों के खाने का प्रबंध किया। दर्शकों के न आने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान राजस्व का हुआ। यहाँ महीने भर में मिलने वाले राजस्व के चलते जानवरों के खाने का प्रबंध होता रहा है। तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की कमाई महीने भर में जू प्रबंधन की होती थी। इसमें यहाँ के जानवरों के चारे और मीट का प्रबंध हो जाता रहा, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पर भी संकट मंडरा गया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन से हर किसी को परेशानियों से का सामना करना पड़ा है। तो अगर बात चिड़ियाघर के जानवरों की जाए तो लगातार 2 महीनों से जो चिड़ियाघर है वो बंद है, लिहाजा जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो गया है और यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते अब जो जानवर हैं उनके खाने पर भी जो खतरा है वो मंडराने लगा है। वहीं अगर आर्थिक संकट की बात की जाए तो जो चिड़ियाघर प्रशासन है उनका कहना है कि लगभग
50 से 56 लाख रुपए का जो एक तरह से कहा जाए क्रेडिट पर इनका खाना जो है वो आ चुका है, जिसके लिए शासन को खत लिखा गया है कि लगातार दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि चिड़ियाघर बंद है, किसी तरह की इनकम नहीं हो रही है, जिसके चलते अब उनको बजट की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। लिहाजा जो खाना प्रोवाइड करने वाले वेंडर हैं वो क्रेडिट पर कहें या फिर कहा जाए उधार जो है उसके तहत लगातार जानवरों के लिए खाना जो है वो मुहैया करा रहे हैं, जिसके चलते अब जो एक तरह से चिड़ियाघर प्रशासन के ऊपर उधार की बात की जाए तो 56 लाख रुपए का कर्ज जो है वो लग चुका है, और ये कर्ज अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी तक शासन से किसी तरह की मदद नहीं आई है। सर, लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ऐसे में जानवरों के खाने को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? दिक्कतें अच्छा, हम लोग खाने के लिए टेंडर किया गया ठेकेदारों को, जो है ठेकेदारों अपने से खाना लेके आते हैं, उन लोग को मंथली पैसा जब आता है पेमेंट किया जाता है। अभी तो उधार ही चल रहा है सब जो है, और हमारे यहाँ चारा वारा भी बहुत अच्छा आता है, हरे हरे चारे आते हैं, दाना भी अभी आपने केला वाला खिलाया गया जानवरों को, और सब भी व्यवस्था बढ़िया है। उसमें थोड़ा सा ये है कि दिक्कतें पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मतलब हालांकि पैसे की दिक्कत आ रही, लेकिन जानवरों को खाने की कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं, जानवरों को कोई समस्या। ठेकेदार टेंडर जो किया गया है वो समय से 9 बजे 8 बजे 10 बजे लेकर आता है, देता है खाना वाना, जो है सब समय से दाना वाना पड़ जाता है, चरी पड़ जाती है, जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि चिड़ियाघर को खाने की सप्लाई करने वालों ने चिड़ियाघर के प्रबंधन की तकलीफों को समझा और सप्लाई जारी रखी। इसकी वजह से अब चिड़ियाघर 50 लाख रुपयों से ज़्यादा का कर्जदार हो गया है। इसके लिए अधिकारियों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है ताकि रुपयों की व्यवस्था बजट के जरिए हो सके। 2.5 महीने से जैसे लॉकडाउन यहाँ पर इन्फोर्स हुआ है, हमारे जूज लगभग मार्च 17 से बंद हो गए थे विजिटर्स के लिए। जैसे कि आप जानते हो, हमारे बजट हेड्स में जितने हमारे यहाँ विजिटर्स होती हैं, जिससे हमारे टिकट काउंटर में प्राप्त होती है रेवेन्यू, उसके द्वारा ही मेंटेनेंस कार्य, पालन पोषण, खान पान का जानवरों का रख रखाव किया जाता है। तो एक मेजर कंपोनेंट होता है, और लगभग 2.5 महीने से बंद पड़ा है जू और लॉकडाउन के कारण। तो आप मानिए मंथली रेवेन्यू हमारी अगर 25 से 30 लाख के बीच में भी आ रही है, तो वो पूरी धनराशि अभी हम उससे विहित हो गए हैं। और आप ये मान लीजिए कि अब हम हमारे जो वेंडर हैं, जो बेसिकली कार्निवोर्स की मीट सप्लाई हुई या फिर हर्बीवोर्स का ग्रेन सप्लाई हुआ, चारा हुआ, तो उन पे अब क्रेडिट नोट के जरिए हमारा सारा कार्य हो रहा है। वहीं लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक शुरू हो गया है तो चिड़ियाघर भी खुलने लगे हैं। लखनऊ में मौजूद चिड़ियाघर को मंगलवार को खोल दिया गया। लखनऊ हो या कानपुर, जू के लिए दर्शक जुटना आसान नहीं है। उसकी 2 वजह साफ तौर पर नजर आती है। पहली तो गर्मी, दूसरा गर्मियों की छुट्टी और सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख रहे हैं ABP गंगा।